Hello everyone, welcome to Shivi Study Ship. This is chapter 20 of R.S. Sharma Ancient Indian History published by Oxford. तो इसमें मैं आपको जो हाफ चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ. उसका जो पार्ट फर्स्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. ये पार्ट सेकंड होगा इस चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हम जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज है उनके बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली इसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्रीक, पार्थियंस, सीथियंस, ठीक है, कुषाण, कैसे करके वो मौर्य के बाद एक एक करके इंडिया को इन्वेड करते हैं और यहाँ पर कुछ कुछ टाइम के लिए यहाँ पर जो उनका एम्पायर होता है उसको इस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, किसी के पास बहुत ज़्यादा एक बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, कोई बहुत छोटे जो एरिया है वहीं तक ही रह जाता है. तो वो सब चीज़ें हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके थे पार्ट फर्स्ट में. अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ये सारे ही जितने भी चैप्टर्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि अब इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं और जिन्हें मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. तो हमारा टॉपिक होगा कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें स्ट्रक्चर और पॉटरी के बारे में. द शाका एंड द कुषाण फेज सो आर डिस्टिंक्ट एडवांस इन बिल्डिंग एक्टिविटीज़. ठीक है, तो जो शाका और कुषाण का अगर आप फेज देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट दिखाई देगी उनकी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में. जब एक्सकेवेशन होती है तो उसमें बहुत सारी लेयर्स रिवील होती है कंस्ट्रक्शन की, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट थी. ठीक है, इन दैम वी फाइंड द यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक. तो वो अब बर्न ब्रिक है उसका भी वो यूज़ करने लगे थे फ्लोरिंग के लिए. ठीक है, टाइल्स का भी यूज़ करते थे फ्लोरिंग के लिए भी और रूफिंग के लिए भी. तो यहाँ से हमें उनकी एडवांसमेंट का पता चलता है. द यूज़ ऑफ टाइल मे नॉट हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम आउटसाइड. और जो ये यूज़ है टाइल्स का, ये कहीं बाहर से उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था. द पीरियड ऑल्सो सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल्स. अब यहाँ पर जो वॉल्स थी वो भी कौन सी थी, वो ब्रिक वॉल्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गया था. जो पॉटरी है वो रेड वेयर होती थी, प्लेन भी होती थी, पॉलिश्ड भी होती थी, विद मीडियम टू फाइन फैब्रिक. ओके, द डिस्टिंक्ट पोर्ट्स आर स्प्रिंकलर एंड स्पाउटेड चैनल्स. ठीक है, तो जो पोर्ट्स होते थे वो उस पर जो डिज़ाइन वगैरह होता था, ठीक है, स्प्रिंकलर और स्पाउटेड चैनल्स दोनों देखे जाते थे. दे रिमाइंड अस ऑफ रेड पॉटरी विद थिन फैब्रिक फाउंड इन द सेम पीरियड इन कुषाण लेयर इन द सेंट्रल एशिया. यहाँ पर हमें इस तरह की रेड पोटरी दिखाई दे रही थी. शाका और कुषाण का जो एक कॉम्बिनेशन था कि सेम इसी तरह की जो पॉटरी हैं वो हमें कुषाण के टाइम की दिखती हैं. जब जो कुषाण थे हम सबको पता है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, तो वहाँ पर भी सेम हमें ऐसे ही पॉटरी मिलती हैं जैसे कि यहाँ हमें इंडिया में मिल रही है इस टाइम पीरियड में. जो रेड पॉटरी की जो टेक्निक है ये ज़्यादा सेंट्रल एशिया में जानी जाती थी, लेकिन ये जितने भी लोग थे आ तो सब सेंट्रल एशिया से ही रहे थे, तो वहाँ से ही अपना कल्चर भी अपने साथ लेकर आ रहे थे. सेम ऐसे ही हमें जो फरगना है वहाँ पर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो रूट था वो तो सेम ही था इनका. फरगना से निकलते हुए ये इंडिया में इनका मूवमेंट हुआ था, तो इसीलिए जो फरगना है वहाँ पर भी हमें सेम इस तरह का जो कल्चर है वो दिखाई देता है. तो सेंट्रल एशिया से होता हुआ उसके बाद ये इंडिया में आया. ठीक है, बेटर कैवलरी. ठीक है, अब शाका और कुषाण एडेड न्यू इंग्रेडिएंट टू इंडियन कल्चर, एनरिच्ड इट इमेंसली. ठीक है, अब देखेंगे क्या नई चीज़ ऐड हुई है. भारत में तो वो रह ही रहे थे, ठीक है, फॉर गुड एंड कम्प्लीटली आइडेंटिफाई देम सेल्फ विद इट्स कल्चर. साथ में जो उनका कल्चर था वो भी बहुत ज़्यादा अब उसको पहचान मिलने लगी थी. एज दे डिड नॉट हैव देयर ओन स्क्रिप्ट, written language or any organized religion, they adopted these component of culture from India. तो देखिए अपनी इनकी ना तो कोई स्क्रिप्ट थी, ना कोई अपनी कोई रिटन लैंग्वेज थी, ना कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन था. इन्होंने ये सब चीज़ें जो भी अडॉप्ट करी वो इंडिया के कल्चर से ही अडॉप्ट करी. ठीक है, और इसीलिए ये इंडियन सोसाइटी का आगे चल के एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं और इसमें ज़्यादा फिर इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं. दे इंट्रोड्यूस बेटर कैबलरी एंड द यूज़ ऑफ राइडिंग हॉर्स ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, तो ये बहुत ही बेटर जो कैवलरी होती है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं. जो घोड़ों का यूज़ था, जो हॉर्स का यूज़ था, उसको एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ये हॉर्सेस का यूज़ भी करते हैं. दे पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ रेन एंड सेडल विच अपीयर इन द बुद्धिस्ट स्कल्पचर ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड सेंचुरी AD. ठीक है, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो ये अपनी जो आर्मी वगैरह में हॉर्सेस के साथ जिनका यूज़ करते हैं. ठीक है, द शाकास एंड द कुषाण वर एक्सीलेंट हॉर्समैन. तो जो शाकास और जो कुषाण थे बहुत अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे. ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ये पैशनेबल होते थे ये हॉर्समैनशिप के लिए. और इस यहाँ तक कि
उस समय जो हमें टेराकोटा जो फिगर्स मिलती हैं वो भी हमें ऐसी हॉर्समैन वगैरह की मिलती हैं, तो जो कुषाण के टाइम से डिस्कवर होती हैं अफगानिस्तान से भी, ठीक है। सम ऑफ दीज फॉरेन हॉर्समैन वर हैविली आर्म्ड एंड फाउट विद स्पेयर एंड लेंसेज। तो ये सारे वही होते थे जो भाले वगैरह होते हैं ना, जो घोड़े पे बैठ के जो उसको फेंका करते थे, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ से मिली हैं। एंड दे ऑल्सो यूज्ड सम फॉर्म ऑफ टॉय स्टरप एंड मेड ऑफ रूप विच फैसिलिटेड देयर मूवमेंट। ये जो स्टरप है ये क्या होता था, जब किसी हॉर्स पे बैठते हैं तो जहाँ पर पैर रखा जाता है, ठीक है, वो पैरों को अच्छे से रखने के लिए जो हॉर्स के ऊपर बैठ जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टरप, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर देखा गया। द शाकास एंड द कुशान इंट्रोड्यूस द टर्बन। इन्होंने और क्या इंट्रोड्यूस किया, टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउज़र, हैवी लॉन्ग कोट, ठीक है। तो इन्होंने ये सब चीज़ें भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी कि जब वो फाइट के लिए जाया करते थे, है ना, तो वो ये सब चीज़ें ज़रूर पहन के जाते थे। आपको जो थंबनेल में जो पिक्चर लगी हुई है साइड में एक हॉर्स पे जो एक मैन बैठा हुआ है, वो सेम यही वाली कॉस्ट्यूम है कि उसमें उनका टर्बन, ट्राउज़र, हैवी लॉन्ग कोट ये सब होना चाहिए था। इवन नाउ अफगान्स एंड पंजाबीज वर टर्बन्स। अभी तो जो अफगानीज और जो पंजाबी होते हैं वो भी इस टर्बन को कैरी करते हैं, ठीक है। और जो शेरवानी होती है उसी वही जो लॉन्ग कोट है उसी को शेरवानी कहा गया था। द सेंट्रल एशियन ऑल्सो ब्रॉट अ कैप, हेलमेट एंड अ बूट विच वर यूज्ड बाय द वॉरियर। जो सेंट्रल एशियन थे वो कैप का भी इस्तेमाल करते थे, हेलमेट का भी, बूट का भी, जो वॉरियर्स यूज़ करते थे, ठीक है। गिवन दीज एडवांटेजेस दे मेड अ क्लीन स्वीप of their opponent in Iran, Afghanistan, and Pakistan and India. And later, when these military technologies spread in India, the dependent princes turned them to be good use against their former conqueror. तो ये चीज़ें धीरे धीरे फैलती हैं और फैलते फैलते ये भारत तक भी ये सारी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी आती हैं, और यहाँ जो प्रिंस होते हैं वो इन सब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो अपने आसपास के जितने भी जो कॉन्क्वायर्स होते हैं उनके साथ एक कड़ी टक्कर देते हैं, मतलब फाइट वगैरह करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। जो सेंट्रल एशियन कॉन्क्वायर थे इम्पोज देयर रूल ऑन न्यूमरस पेटी नेटिव प्रिंसेस, ठीक है, एंड दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडिटरी ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे जो सेंट्रल एशियन कॉन्क्वायर थे इन्होंने अपने रूल को इम्पोज करना शुरू कर दिया प्रिंसेस के ऊपर, और इसी के चलते डेवलपमेंट होती है जो फ्यूडिटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। कुशान एडॉप्टेड द पॉम्पस टाइटल ऑफ किंग ऑफ किंग्स। तो जो कुशान रूलर थे उन्होंने टाइटल जो है उनको अज्यूम करना शुरू कर दिया, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जो किंग ऑफ किंग्स इस तरह से, विच इंडिकेट दैट दे कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम न्यूमरस स्मॉल प्रिंसेस। क्यों? क्योंकि अभी ये क्या हुआ था, जगह जगह प्रिंसेस बैठा दिए थे अपने, अब उन प्रिंसेस को कंट्रोल करने वाला कौन था, जो किंग था, तो इसलिए तो अपने आप को क्या बोलते थे, किंग ऑफ किंग्स, मतलब बहुत सारे राजाओं का एक राजा, इस तरह से। द शाकास एंड द कुशान स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, ठीक है। तो जो एक आइडिया था या फिर जो किंगशिप को जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था वो शाकास और कुशान थे। अशोक जैसे अपने आप को डियर टू द गॉड बोलते थे, वैसे ही जो कुशान किंग थे वो भी अपने आप को सन ऑफ गॉड मानते थे, ठीक है। These title was adopted by Kushan from the Chinese who called their king the son of heaven। ये जितने भी जो टाइटल जो कुशान ले रहे थे ये चाइनीज़ से उन्होंने लिए थे, जो अपने आप को क्या बोलते थे, किंग द सन ऑफ हेवन, ठीक है। तो वो सन ऑफ हेवन मानते थे राजा को। इट वॉज नेचुरली यूज इन इंडिया टू लेजिटिमाइज द रॉयल अथॉरिटी, ठीक है, और उनके लिए सबसे ऊपर क्या थी, रॉयल अथॉरिटी होती थी। द ब्राह्मणिकल लॉ मेकर मनु आस्क पीपल टू रिस्पेक्ट द किंग even if he is a child because he is a great god ruling in a form of human being। देखिए जो ब्राह्मणिकल जो लॉ मेकर जो मनु जो बुक थी उसमें भी कहा गया है लोगों से कि अपने किंग को उन्हें रिस्पेक्ट देनी है, अगर वो जो राजा है चाहे वो अगर वो बच्चा भी है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि अगर कोई राजा है उसको कुछ हो गया तो उसके जो माइनर सन होता था उसको भी अगला किंग ऐसे डिक्लेयर करके बैठा दिया जाता था। तो उनमें मनु में यही लिखा हुआ था कि अगर जो राजा है अगर वो बच्चा ही क्यों ना है आपको उसको भी उसे उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ग्रेट गॉड रूलिंग इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। द कुशान स्ट्रेंथन द क्षत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो कुशान ने सबसे ज़्यादा जो क्षत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसको अडॉप्ट किया, साथ में उसको स्ट्रेंथन भी किया, ठीक है। और ये जो अडॉप्ट किया था सबसे पहले ये किया था शाकास ने, ठीक है। कुशान ने तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसको एकदम स्ट्रेंथन किया था, लेकिन इसको सबसे पहले अडॉप्ट किसने किया था, शाकास ने किया था। इन्होंने अपनी एम्पायर को न्यूमरस क्षत्रप में बांट दिया था और हर जगह एक क्षत्रप को बैठा दिया। क्षत्रप यहाँ पर मतलब किसी प्रिंस को मान लो या गवर्नर ऐसे बैठा दिए थे।
Some curious practices such as hereditary, dual rule, that is two king ruling in the same kingdom simultaneously. तो यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस चल रही थी वो ज़्यादातर हेरिडेटरी थी कि ठीक है रॉयल फैमिली में से ही बैठाना है, और कहीं कहीं पर आपको दो किंग दिखाई देंगे सेम किंगडम में जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कहीं जो फादर और सन है वो मिलकर एक ही जगह एक ही टाइम पे रूल कर रहे हैं. इट इज़ दस अपीयर दैट देयर वॉज लेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन अंडर दीज रूलर्स. तो इससे पता चलता है कि लेस सेंट्रलाइजेशन था इन रूलर्स के अंडर. ओके, जो ग्रीक है उन्होंने जो मिलिट्री गवर्नरशिप है उसकी प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की थी. जो गवर्नर है उस समय उनको बोलते थे स्ट्रेटिगोस, ठीक है, ये स्ट्रेटेगोस है, ये गवर्नर्स को बोलते थे ग्रीक के टाइम में. मिलिट्री गवर्नर्स वर नेसेसरी टू मेंटेन द पावर ऑफ न्यू रूलर्स ओवर द कॉन्क्वायर्ड पीपल. ठीक है, तो मिलिट्री गवर्नर्स की उस समय बड़ी ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि जो भी पावर है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, आप कहीं कोई नई जगह जीत ली है तो वहाँ के लोगों को आपको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, कंट्रोल में करना पड़ेगा, तो उसके लिए मिलिट्री गवर्नर्स की बहुत ज़रूरत थी. ओके, आगे देखते हैं. अब बात करते हैं न्यू एलिमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी. तो देखिए ग्रीक, शाकास, पार्थियंस, कुशान eventually lost their identity in India in the course of time and become completely Indianized. देखिए ये लोग भले ही बाहर से आए थे लेकिन एक टाइम पर आकर ये इंडिया में इनकी जो आइडेंटिटी है ना वो पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी थी. लॉस्ट इस तरह से हुई क्योंकि ये कम्प्लीटली इंडियनाइज्ड हो चुके थे. इन्होंने भारत की हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से अपना लिया था. एज मोस्ट ऑफ दैम केम एज अ कॉन्क्वायर एंड दे वर एब्जॉर्ब्ड इन इंडियन सोसाइटी. ठीक है, ये आते तो कॉन्क्वायर की तरह हैं क्योंकि यहाँ पर आकर ये वही यहाँ के लोगों को मारना, जगह को हड़पना, लेकिन बाद में ये इंडियन सोसाइटी में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज अ वॉरियर क्लास. और ये भी अपने आप को क्या कहना शुरू कर देते हैं कि हम भी क्या हैं, क्षत्रिय हैं. Their placement in the Brahmanical society was explained in a curious way. The lawmaker Manu stated that the Shakas and Parthian were Kshatriyas. ठीक है, जो lawmaker मनु है वो भी क्या कहते हैं कि जो शाका और जो पार्थियंस हैं वो क्या हैं, वो क्षत्रिय हैं and had deviated from their duties and fallen in status. ठीक है, in other words they came to be considered second class क्षत्रिय. या मतलब ये कौन है, ये second class क्षत्रिय हैं जो बाहर से आए हैं. In no other period of ancient history were foreigners assimilated into Indian society on a large scale as they were in a post-Mauryan time. तो मतलब अभी मौर्य से पहले भी जो थोड़े बहुत फॉरेनर्स आते भी हैं देश में हमारे, इंडियन सोसाइटी में कोई भी इतनी अच्छी तरह से एसिमुलेट नहीं हो पाया था, इतनी अच्छे से इंडियन सोसाइटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था जितने कि पोस्ट मौर्य के टाइम के बाद, जैसे कि ग्रीक, शाकास, पार्थियंस, कुशान, ये लोग आते हैं और इंडियनाइज्ड हो जाते हैं कम्प्लीटली. ठीक है, अब बात करते हैं रिलीजियस डेवलपमेंट की. सम रूलर्स एंड अदर फ्रॉम सेंट्रल एशिया अडॉप्टेड वैष्णविज्म. अब देखिए इतनी अच्छी तरह से सोसाइटी में इन्वॉल्व हो चुके थे इंडिया में कि इन्होंने जो वैष्णविज्म है उसको भी अडॉप्ट कर लिया था. मतलब ये भी जो विष्णु की वर्शिप करते थे, जिन्हें गॉड ऑफ प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन माना जाता था. जो ग्रीक एम्बेसडर थे हेलियोडोरस, ठीक है, उन्होंने एक पिलर भी बनवाया था इन ऑनर ऑफ वासुदेव, और ये कहाँ बनवाया था, विदिशा में. ठीक है, जो है आपका एमपी, अराउंड द मिडिल ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी. तो सेकेंड सेंचुरी के मिडिल में इन्होंने ये पिलर बनवाया था इन ऑनर ऑफ वासुदेवा. और जबकि ये कौन थे, ये ग्रीक एम्बेसडर थे हेलियोडोरस. अ फ्यू अदर रूलर अडॉप्टेड बुद्धिज्म. और भी दूसरे बहुत सारे रूलर थे जिन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था. एक फेमस ग्रीक रूलर थे मिनेंदर, मैंने आपको बताया था कि ये बुद्धिस्ट बन गए थे. ठीक है ना, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था. जब ये जो नागसेन है, ये जो नागसेन है इनको नागार्जुन भी बोलते हैं, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिस्ट टीचर थे. जैसे ही इनके कांटेक्ट में जो मिनिंदर हैं वो आते हैं, वो इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह करते हैं और वो जो बौद्ध धर्म है उससे इतने ज़्यादा वो प्रेरित हो जाते हैं कि वो अपना धर्म ही बदल लेते हैं. ठीक है, द कुशान रूलर वर्शिप बोथ शिवा एंड अ बुद्ध. तो जो कुशान रूलर थे वो शिवा की भी वर्शिप करते थे और बुद्ध की भी वर्शिप करते थे. यहाँ पर आपको क्योंकि दोनों ही इमेजेस मिलेंगी, जो कुशान कॉइन थे वहाँ पर आपको शिवा की भी और बुद्ध की दोनों जो गॉड हैं उनकी जो इमेज है वो दिखाई देगी. सेवरल कुशान रूलर वर वर्शिपर ऑफ विष्णु एज वर सर्टेनली द केस विद द कुशान रूलर वासुदेव. तो बहुत सारे ऐसे थे कुशान रूलर जो विष्णु की वर्शिप करते थे और इसीलिए वो अपने आप को वासुदेव भी उन्होंने इस तरह के नाम दिए थे. ठीक है, और जो वासुदेव है वो जो नाम है, ठीक है, इन जो कृष्ण हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है और उनको क्या माना जाता है, जो कृष्ण है उनको अवतार माना जाता है विष्णु का. ठीक है, तो ये हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग है. अब बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ महायान बुद्धिज्म. इंडियन रिलीजन अंडरवेंट चेंजेस इन पोस्ट मॉडर्न टाइम.
due to a great leap in trade and artisanal activity and partly due to the large influx of the people from the Central Asia. तो देखिए जो इंडियन रिलीजियस की बात करें हम पोस्ट मौर्य के टाइम पे तो काफ़ी बड़ा लीप आ गया था. लीप क्यों आ रहा था? क्योंकि बार बार ये फॉरेनर्स पावर इन्वेड कर रही थी, कोई बहुत लंबे टाइम तक भी नहीं रह पा रही थी ये, तो एक इसलिए ग्रेट लीप देखने के लिए मिलता है. ठीक है. बुद्धिज़्म वॉज स्पेशली अफेक्टेड. यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो भी इफेक्ट हो रहा था इस वजह से. द मोंक एंड नन कुड नॉट अफोर्ड टू लूज द कैश डोनेशन फ्रॉम द ग्रोइंग बॉडी ऑफ ट्रेडर एंड आर्टिशन. अब जो ये धर्म थे, मतलब जो बुद्धिज्म था, इसको बड़ा फ़र्क पड़ा. इसको फ़र्क कैसे पड़ा? क्योंकि डोनेशन कहाँ से मिलता था? वो तो बड़े बड़े जो ट्रेडर होते थे, आर्टिशन होते थे टाउन में, उनसे मिलता था. अब उनका काम सारा बंद पड़ा है. लार्ज नंबर ऑफ कॉइन आर फाउंड इन द मोनास्टिक एरिया ऑफ नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश. बहुत सारे कॉइन मिलते हैं हमें जो मोनास्टिक एरिया थे जहाँ पर मठ वगैरह हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में, नागार्जुनकोंडा में. एंड ऑल्सो द बुद्धिस्ट वेलकम फॉरनर्स हु वर नॉन वेजिटेरियन. ठीक है. तो जो बुद्धिस्ट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो फॉरनर्स हैं उन्होंने उनको वेलकम भी किया है, जो कि कौन थे? नॉन वेजिटेरियंस थे. ऑल दिस मीन laxity in the day-to-day living of the nun and monk who led to austere life and they now accepted gold and silver. तो देखिए पहले जो ये लोग थे ये बड़ी सिंपल लाइफ जीने वाले थे, जो बुद्धिस्ट धर्म को जो मानते थे, जो मॉन्क वगैरह थे. लेकिन अब धीरे धीरे इनकी जो लाइफ है उसमें आपको चेंजेस दिखाई देंगे. जो नन है, मॉन्क्स हैं, अब वो बड़ी अच्छी लाइफ जिएंगे क्योंकि उन्होंने अब गोल्ड सिल्वर सबको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था. यहाँ तक कि अपने धर्म में इन्होंने जो नॉन वेजिटेरियन फूड था उसको भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था. ठीक है. चोरियाँ वगैरह भी होने लगी थी. मतलब जो डिसिप्लिन पहले मेंटेन हो रहा था, पहले तो ये था जो लोग बिल्कुल इस धर्म में आके सन्यासी बन जाते थे, अब कहीं ना कहीं वो भी एकदम ढीला छूट गया था. लोग आराम से हाउस होल्ड लाइफ भी जी रहे थे. ठीक है. वो संघ के मेंबर होकर भी वो फिर भी एक अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे. द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म केम टू बी कॉल्ड महायान एंड द ग्रेटर व्हीकल. और इसी को बाद में नाम दिया गया जो बुद्धिज्म की जो ये फॉर्म थी कि कोई ज़रूरत नहीं है इतनी कठिन ज़िंदगी जीने की. आप आराम से बौद्ध धर्म के अंदर रहकर भी आप अच्छा खा भी सकते हैं, थोड़ा अपनी लाइफ को भी ईजी बना सकते हैं, अपने घर को भी संभाल सकते हैं, है ना. क्योंकि पहले तो ये था कि अगर आप बिल्कुल एकदम से मॉन्क बन गए हैं तो आपको घर बार सब छोड़ना पड़ेगा. लेकिन अब धीरे धीरे ये इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे थे, है ना. कॉइन थे जो सिल्वर गोल्ड उसको भी एक्सेप्ट कर रहे थे. नॉन वेजिटेरियन लोग भी इसमें दिखाई दे रहे थे, अपना घर भी संभाल रहे थे. तो जो बुद्धिज़्म की ये जो फॉर्म निकल कर आई इसी को कहा गया महायान. ठीक है. महायान या फिर ग्रेट व्हीकल. In the old Puritan Buddhists, certain things associated with the Buddha were worshipped as his symbol and they were replaced with his images at the time when the Christian era began. देखिए पहले जब बौद्ध धर्म बिल्कुल स्टार्टिंग में था तो उस समय मूर्तियों का प्रचलन नहीं था कि आपको मूर्ति पूजा करनी है, क्योंकि ये तो थे ही खिलाफ. जो हिंदू धर्म में है उसमें मूर्तियाँ चलती थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए जब बौद्ध धर्म जब शुरू होता है तो वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ होते हैं. लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर महायान के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, जो महायान फॉर्म है बुद्धिज़्म की, क्योंकि इमेज वर्शिप भी करने लगे कि गौतम बुद्ध की इमेज बना के उनकी पूजा करने लगे. ठीक है. इमेज वर्शिप स्टार्टेड विद द बुद्धिज़्म बट वॉज फॉलोड ऑन अ लार्ज स्केल इन ब्राह्मणिज्म. तो वैसे तो इमेज वर्शिप होती थी बौद्ध धर्म में, लेकिन अभी भी अगर आप बात करें एक लार्ज स्केल में तो वो ब्राह्मणिज्म में ही होती थी, है ना. विद द राइज ऑफ महायान ओल्ड प्योरिटियन स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट केम टू बी नोन एज द हीनयान एंड द लेसर व्हीकल. अब जैसे जैसे महायान बढ़ रहा था अब वही है, सारे लोग तो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे. कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो चाहते थे कि बौद्ध धर्म जिस तरह शुरू हुआ था वो बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़े, कि अगर इमेज वर्शिप नहीं शुरुआत में हमने नहीं करी तो हम नहीं चाहते कि हम आगे भी जो इमेज वर्शिप है उसको करें. वो चाहते थे कि जो उसकी प्योर फॉर्म है, जिस तरह उसको स्टार्ट किया गया है, वो उसी तरह से आगे बढ़े. लेकिन अब क्या हुआ, जो दो तरह के जो लोग थी, जो दो तरह की जो विचारधारा थी वो बढ़ गई, और उसी वजह से जो लोग चाहते थे कि बौद्ध धर्म की जो प्योर फॉर्म है वही मेंटेन की जाए, उन लोगों ने अपने आप को कहा हीनयान और लेसर व्हीकल. और जो लोग चाहते थे कि नहीं समय के साथ हमें बदलना चाहिए, हमें अपना घर भी संभालना चाहिए, ठीक है, लाइफ भी थोड़ी ईजी रखनी चाहिए, उन्होंने अपने आप को क्या कहा, महायान. ठीक है. फॉर्चुनेटली फॉर द महायान स्कूल कनिष्क बिकम इट्स ग्रेट पैट्रन. और जो कनिष्क थे वो भी बहुत बड़े ग्रेट पैट्रन थे बुद्धिज़्म के, और वो किस स्कूल से थे, वो महायान से थे. ठीक है. ही कन्वीन इन कश्मीर अ काउंसिल. एक जो कश्मीर है वहाँ पर एक काउंसिल करवाई गई. ठीक है. और उसमें बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पर जो त्रिपिटका है जिसमें कलेक्शन है बुद्धिस्ट लिटरेचर का, ठीक है, उसको लाया गया.
And Kanishk got these commentaries engraved on a sheet of red copper, enclosed them in a stone receptacle. ठीक है, तो बहुत सारी जो commentaries थी, ठीक है, उनको शीट वगैरह पे लिखा गया और उनको मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन किया गया. ठीक है. If this tradition is correct, the discovery of स्तूप with its copper inscription could shed new light on Buddhist. और यहीं से डिस्कवरी होती है स्तूप की विद इट्स कॉपर इंस्क्रिप्शन. ठीक है. और बुद्धिस्ट टेक्स्ट टीचिंग पर एक हम कहेंगे एक नहीं उनको जो पहचान है वो मिलती है. कनिष्क सेट अप मैनी अदर स्तूप्स टू परपिटुएट द मेमोरी ऑफ द बुद्धा. तो जो कनिष्क है बहुत सारे स्तूप बनवाते हैं बुद्धा की मेमोरी में. अब बात करते हैं गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की. जो फॉरेन प्रिंसेस थे वो इंडिया के आर्ट के और कल्चर के बहुत बड़े पैट्रन थे. काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था. एंड डिस्प्लेड द जील कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू कन्वर्ट. और वो चाहते थे कि आगे भी कुछ और जो चीज़ें हैं हम एक नई कन्वर्जन के साथ लेकर आए. जो कुषाण एम्पायर थी वो अपने साथ बहुत सारे जो आर्टिशियन वगैरह थे उनको लेकर आए थे, जिनको अलग डिफरेंट स्कूल में ट्रेन किए हुए थे अलग अलग कंट्रीज से. एंड दिस गेव राइज टू सेवरल स्कूल ऑफ आर्ट. और इन्हीं की वजह से हमें यहाँ पर सेवरल स्कूल ऑफ आर्ट देखने के लिए मिलेंगे. सेंट्रल एशियन, गांधार, मथुरा. ठीक है. क्योंकि हर किसी के पास अपनी जगह का एक स्किल थी कि अगर मैं सेंट्रल एशिया से आया हूँ तो मुझे वहाँ का कुछ पता है कि वहाँ किस तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं, मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती है. Pieces of sculpture from Central Asia show a synthesis of local and the Indian element influenced by Buddhism. देखिए बहुत सारी हमें मूर्तियाँ ऐसी मिलती हैं सेंट्रल एशिया से जो हमें दोनों का कल्चर दिखाती हैं. वहाँ के रह रहे जो लोग हैं लोकल पीपल उनका भी, और जो इंडिया के एलिमेंट्स हैं वो भी. इंडियन क्राफ्ट्समैन केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रल एशियन. इंडिया के जो क्राफ्टमैन हैं वो भी कॉन्टैक्ट में आते हैं किसके? सेंट्रल एशियन के. और जब सेंट्रल एशियन भारत में आ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी यहाँ आकर किसी इंडियन से बोलेंगे नहीं, है ना. तो यहाँ पर आकर फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो ही जाती है. तो यहाँ पर वो जब सेंट्रल एशियन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ग्रीक से कॉन्टैक्ट में आते हैं, रोमन से कॉन्टैक्ट में आते हैं. ठीक है. स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया. कॉन्टैक्ट में कहाँ आएंगे? कौन सा एरिया है हमारे पास? नॉर्थ वेस्टर्न वाला, क्योंकि वहीं से भारत के अंदर इनकी एंट्री होती थी. और वही कहाँ था? गांधार. ठीक है. गांधार हम सबको पता है कि नॉर्थ वेस्ट में है हमारा गांधार. ये एक जगह का नाम था. ठीक है. प्लेस था ये गांधार. तो यहाँ पर एक नई एक फॉर्म देखी जाती है आर्ट की. ठीक है. जिसमें हमें इमेजेस मिलती हैं बुद्ध की, जिनका स्टाइल था ग्रेसियो रोमन स्टाइल एंड हिज हेयर फैशन इन अ ग्रेको रोमन स्टाइल. ठीक है. और ये खासकर इसमें क्या होती है, जब बुद्ध की इमेज होती है उसमें बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्ली से होते हैं. ठीक है. तो ये थी हमारी गांधार आर्ट. इसमें कुछ इंडियन क्राफ्ट्समैन और कुछ जो सेंट्रल एशियन ग्रीक थे उनका कुछ अपना दोनों को मिला के, दोनों का कल्चर मिक्स करके, दोनों की स्किल को मिक्स करके तब यहाँ पर ये गांधार आर्ट हमें दिखाई देती है. जो इन्फ्लुएंस था गांधार आर्ट का अब धीरे धीरे वो बढ़ेगा मथुरा की तरफ. ठीक है. विच वॉज प्रिमली अ सेंटर ऑफ इंडिजीनियस आर्ट. और मथुरा तो पहले से अपनी एक इंडिजीनियस आर्ट के लिए बड़ा फेमस था. मथुरा प्रोड्यूस ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ बुद्धा. तो मथुरा में भी आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल इमेजेस मिलेंगी बुद्ध की. बट इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हेडलेस इरेक्ट स्टैचू ऑफ कनिष्क. और लेकिन यहाँ पर जो एक खास बात थी जिस चीज़ के लिए फेमस हुआ ये था कि यहाँ पर कनिष्क की एक मूर्ति मिलती है और वो भी हेडलेस होती है. ठीक है. ठीक है. सिर्फ नीचे नीचे का बॉडी पार्ट होता है, ऊपर उसका हेड नहीं मिला. Whose name is inscribed at its lower end. जिसका नाम उस पर उसके जो लोअर एंड है उस पर नाम लिखा होता है कनिष्क का. इट ऑल्सो प्रोड्यूस सेवरल स्टोन इमेजेस ऑफ वर्धमान महावीर. तो यहाँ पर जो वर्धमान महावीर थे सबको पता है जैन धर्म से जुड़े हुए थे ये, तो इनकी भी कुछ हमें इमेजेस मिलती हैं. इट्स प्री गुप्ता स्क्रप्चर एंड इंस्क्रिप्शन इग्नोर कृष्णा ऑल्दो मथुरा इज कंसिडर्ड इज बर्थ प्लेस एंड द सीन ऑफ हिज लाइफ. तो जब आप यहाँ देखेंगे प्री गुप्ता के टाइम की जो हमें मूर्तियाँ इंस्क्रिप्शन मिलती हैं तो यहाँ पर कृष्णा को इग्नोर किया हुआ है. उनकी आपको ज़्यादा इमेजेस नहीं मिलेगी, बल्कि जो उनकी बर्थ प्लेस है, जो उनकी लाइफ थी, ठीक है, अर्ली लाइफ थी, वो कैसी थी उस चीज़ को ज़्यादा रिक्रिएट किया हुआ है. जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होती है अर्ली सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन इरा में. बहुत सारे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर जो रेड स्टोन के बने हुए हैं. इवन आपको मथुरा से बाहर भी दिखाई देंगे उसके आसपास वाले एरिया में. करेंटली मथुरा म्यूजियम पॉजेज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द पीसीज ऑफ कुषाण स्कल्पचर इन इंडिया. अगर कुषाण के टाइम की अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर जो कलेक्शन दिखाई देगा, ठीक है, मूर्तियों का, तो वो आपको मथुरा म्यूजियम के अंदर ही दिखाई देगा. ड्यूरिंग द सेम पीरियड ब्यूटिफुल वर्क ऑफ आर्ट क्रिएटेड सेवरल प्लेसेस
साउथ ऑफ द विंध्यास। तो यहाँ पर आपको इसी टाइम पे बहुत सारे और दूसरे आर्ट वर्क दिखाई देंगे जो विंध्यास के आसपास आपको दिखाई देंगे। जो बुद्धिस्ट की जो केव्स थी उनको कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है, और हम सबको बताया कि वो रॉक में से जो रॉक थी उसको जुड़वा के बनाई जाती हैं वो जो गुफाएं होती हैं। आंध्र प्रदेश, नागार्जुनाकोंडा, अमरावती, ये बहुत ही बड़े ग्रेट सेंटर बन जाते हैं बुद्धिस्ट आर्ट के। जो स्टोरीज थी एसोसिएट है सारी बुद्ध से, ठीक है। द अर्लीस्ट पैनल डीलिंग विद बुद्धिज्म आर फाउंड एट बोध गया, ठीक है, सांची, भरूच एंड रिलेट टू द 2nd सेंचुरी BC। तो ये सारी जगह हैं जो सारी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर फिर बाद में स्तूप वगैरह बनवाए गए। फर्दर डेवलपमेंट इन स्क्रप्चर अकर्ड इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा। तो बहुत सारे और डेवलपमेंट भी देखे जाते हैं स्क्रप्चर के क्रिश्चियन एरा के आसपास। अब बात करते हैं लैंग्वेज, लिटरेचर और लर्निंग की। तो जो कुषाण थे, ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि उनकी अपनी खुद की तो कोई स्क्रिप्ट थी नहीं। पीपल यूज्ड वेरियस स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज इन देयर डोमिनियन, ठीक है, तो पर्टिकुलर कुछ नहीं था इनका। देयर फॉर इशूड देयर कॉइन एंड इंस्क्रिप्शन इन द ग्रीक, खरोष्टी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इसलिए इनकी जो कॉइन है वो आपको ग्रीक में भी मिलेंगे, इस जो इंस्क्रिप्शन है ना, खरोष्टी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इन सब में देखने के लिए मिलेंगे। ये ग्रीक, प्राकृतिक, संस्कृत सबको यूज़ करते थे, ठीक है, इन्फ्लुएंस प्राकृत थे। एंड टुवर्ड द एंड ऑफ देयर रूल प्योर संस्कृत। तो यहाँ तक कि जब तक इनका जो रूल का जो एंडिंग आती है ये प्योर संस्कृत भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके जो ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो 3 स्क्रिप्ट और 4 जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको दिखाई देंगी। कुषाण कॉइन एंड इंस्क्रिप्शन सजेस्ट द को मिंगलिंग एंड द को एग्जिस्टेंट ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। जब आप इनके कॉइन को देखोगे, इनके इंस्क्रिप्शन को देखोगे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि सबका क्या है, सब मिंगल हुई, मतलब है सारी की सारी आपस में एक दूसरे में मिक्स है। The Kushan method of communicating with the people also indicate literacy in their time, ठीक है, तो लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए भी वहाँ पर भी आपको देखा जाएगा कि लिटरेसी की साइड वो इंडिकेट करती है। मोर इम्पॉर्टेंटली ऑल्दो द मौर्याज एंड द सतवाना पेट्रोनाइज प्राकृतिक, ठीक है, जो मौर्य जो सतवाना थे वो भी काफ़ी बड़े संरक्षण थे प्राकृतिक लैंग्वेज के। सेंट्रल एशियन जो प्रिंसेस थे, है ना, वो किसके थे, वो संस्कृत लिटरेचर के थे, ठीक है। अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ द काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन इन द काथियावाड़, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ अर्लीस्ट स्पेसिमेन भी मिलते हैं जो काव्य स्टाइल में, और ये मिलते हैं आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, और वो किसका था, रुद्रमन का था। इंस्क्रिप्शन बिगेन टू बी कंपोज इन चेस्ट संस्कृत, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो रुद्रमन है उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनवाया था और वो प्योर संस्कृत में था, और वो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन था संस्कृत में। Although the use of प्राकृतिक in composing inscription continued till the 4th century and the even later, तो जो ये प्राकृतिक में जो भी इंस्क्रिप्शन वगैरह कंपोज किए जा रहे थे तो ये आपको टिल 4th सेंचुरी और उसके बाद भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बेसिकली हमने इसमें ये देखा कि यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर कोई एक लैंग्वेज नहीं दिखाई देगी, बल्कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कुषाण पीरियड के टाइम पे आपको सारी दिखाई देंगी। इट अपीयर्स दैट सम ऑफ द ग्रेट क्रिएटिव राइटर, यहाँ पर कुछ क्रिएटिव राइटर भी आपके जो नाम है वो आप याद रखिएगा, जैसे कि अश्वघोष है, ठीक है, ये कुषाण के टाइम पे थे। इन्होंने बुद्ध चरित्रा, ठीक है, जो बायोग्राफी थी बुद्ध की, कंपोज करी है, ठीक है। और जो सौंदरानंद है, ठीक है, उसको कंपोज किया है, जो कि एक फाइन एग्जाम्पल था संस्कृत काव्य। द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म लीड टू द कंपोजिशन ऑफ न्यूमरस अवधन, ये लाइफ हिस्ट्री और टीचिंग्स थी ये, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा जो याद रखना है वो ये रखना है कि किसने क्या लिखा था। जैसे कि जो अश्वघोष है उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था जो कि बायोग्राफी थी बुद्ध की, ठीक है। और साथ में जो ये सौंदरानंद है इसको कंपोज किया था, ठीक है, ये काव्य था वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। मोस्ट ऑफ दीज टेक्स्ट वर कंपोज इन वॉट इन नाउ नॉन एज अ बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत, तो ये हम इसे कहेंगे बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत, क्योंकि प्योर संस्कृत भी नहीं थी ये। विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेटिंग द टीचिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म टू द पीपल। एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ दिस जेनरे विद महावस्तु एंड द दिव्यादन, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनका भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इट इज सजेस्ट दैट द इंडियन थिएटर, अब जो इंडियन थिएटर है ये अपने साथ कौन लेकर आया था, ये ग्रीक इन्फ्लुएंस की वजह से थे, ठीक है। बोथ इंडोर एंड आउटडोर थिएटर अपीयर इन द केव्स ऑफ रामगढ़ हिल, तो आपको जो रामगढ़ की जो हिल केव्स हैं वहाँ पर आपको आउटडोर और इंडोर थिएटर दोनों देखने के लिए मिलेंगे। एंड 160 माइल्स साउथ ऑफ द बनारस, तो ये आपको पूरी लोकेशन बता रखी है, ये रामगढ़ हिल कहाँ पर है, बनारस के साउथ में। एंड देर इज़ ऑल्सो अ रेस्ट हाउस फॉर एन एक्ट्रेस, और जो वहाँ पर उस थिएटर में काम करते थे एक्ट्रेस वगैरह उनके लिए रेस्ट हाउस भी है। द प्लान ऑफ थिएटर इज सपोज टू बी द ग्रीक ओरिजिन, जैसे मैंने बताया कि ये ग्रीक का ही है जो थिएटर है।
And some scholars doubt that these type of Greek influence, but there is a little doubt that the curtain entered Indian theatre अंडर ग्रीक इन्फ्लुएंस. जो कर्टेन होता है ना, जब हम किसी स्टेज होकर देखते हैं जो कर्टेन डालने होते हैं, ठीक है, उसको भी ग्रीक इन्फ्लुएंस का ही माना जाता है कि ग्रीक का ही इन्फ्लुएंस था ये कर्टेन वाला. एज इट वॉज बोरोड फ्रॉम द ग्रीक इट केम टू बी नोन एज द यवनिका, a word derived from the term Yavn and the Sanskrit form of Ionian, a branch of Greek known to be ancient Indian. And initially the term Yavn referred to the Greeks. तो जो ये टर्म है यवन, ठीक है, ये यूज़ की जाती थी ग्रीक्स के लिए, ग्रीक्स को बोला जाता था ये, ठीक है, स्टार्टिंग में. इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर इज़ अनडिनाइबल. एंड अराउंड 150 BC अगर हम बात करें तो जो पतंजलि हैं उन्होंने मेंशन करा है सी एज द बाइंडिंग ऑफ बली एंड द किलिंग ऑफ कंस. तो मतलब यहाँ पर इंडिया में रह के वो भले ही जो थिएटर का जो हम कहेंगे जो शुरुआत थी वो ग्रीक वाले लोगों ने करी थी, लेकिन बाद में यहाँ पर उसे इंडियन कल्चर को शो करने के लिए भी उस थिएटर का यूज़ किया गया, जिसमें जो बली है ना, जो बाली है सॉरी, और जो कंस की जो स्टोरी है कि उनको कैसे मारा गया, वो सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है. भारताज नाट्य शास्त्र वॉज एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन द रियोट्रिक एंड द ड्रामाटर्जी मार्क द एंट्री ऑफ फुल फ्लैश थिएटर इन इंडिया. तो बहुत सारे इस तरह के जो ड्रामा वगैरह हैं वो दिखाए जाते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल सेक्युलर लिटरेचर का वो है कामसूत्र, जो कि वत्सायन ने लिखा था, जो यहाँ पर 3rd century BC के आसपास आपको ये जो बुक है वो देखने मिलेगी. इट गिव अस अ पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ सिटी ब्रेड पर्सन और द नागरिका हु लिव्ड इन अ पीरियड ऑफ थ्राइविंग अर्बनाइज्म. ठीक है, तो ये आप स्पेशली इनमें आपको जो बुक्स वगैरह के नाम है बस आप वो याद रखना कि किसने कौन सी बुक लिखी है. साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो पोस्ट मॉडर्न जो टाइम था उसमें इंडियन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पर काफ़ी ध्यान दिया गया जब वो ग्रीक के कॉन्टेक्ट में आ गए. मैनी ग्रीक टर्म्स कंसर्निंग द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट एंड अपीयर इन संस्कृत टेक्स्ट. ठीक है, तो बहुत सारे जो ग्रीक टर्म्स है वहाँ पर प्लैनेट के मूवमेंट के बारे में बात की गई है. ठीक है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आइडिया. जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी वो ग्रीक आइडियाज़ से, है ना. ग्रीक में एक टर्म थी हॉरोस्कोप, ठीक है, एंड द टर्म हॉर शास्त्र डैट डिनोट एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत. और सेम इसी से मिलती जुलती जो टर्म है वो संस्कृत में यूज़ की जाती थी एस्ट्रोलॉजी के लिए ही. द ग्रीक कॉइन वर प्रॉपरली शेप्ड एंड स्टैम्प वर अ ग्रेट इंपॉर्टेंट ऑफ पंचमार्क कॉइन. ठीक है, ठीक है, तो ग्रीक के यहाँ पर आपको प्रॉपरली शेप्ड और स्टैम्प कॉइन दिखेंगे. ठीक है, जो पंचमार्क भी होते थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी थी पहले से. ग्रीक टर्म धृच्छमा केम टू बी नॉन एज द ड्रामा. ठीक है, तो जो ग्रीक की टर्म थी जिसे वो धृच्छमा बोलते थे अब उसको ड्रामा के नाम से जाने लगा. जो ग्रीक रूलर थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को भी यूज़ करते थे और कुछ इंडियन मोटिव को भी यूज़ करते थे कॉइन पर. डॉग, कैटल, स्पाइसेस, आइवरी पीसेस, ये सब ग्रीक में एक्सपोर्ट किया जाता था. एंड वेदर दे लर्न एनी क्राफ्ट फ्रॉम इंडिया इज़ नॉट क्लियर. और इस बात को भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने इंडिया से कोई क्राफ्ट वर्क सीखा या नहीं सीखा. द इंडियन डिड नॉट ओ एनी स्ट्राइकिंग टू द ग्रीक्स इन द मेडिसिन, बॉटनी एंड केमिस्ट्री. दीज 3 सब्जेक्ट वर डील बाय द चरक एंड शिशुस्त्र. तो खासकर जो हमारी मेडिसिन, बॉटनी, केमिस्ट्री थी वो यहीं के लोग थे जिनसे हमने ज़्यादा सीखा, जिसमें चरक और शिशुस्त्र आते हैं. चरक संहिता कंटेन नेम ऑफ न्यूमरस प्लांट एंड हर्ब्स. जो चरक संहिता है उसमें बहुत सारे प्लांट और हर्ब्स के बारे में लिखा है जिनको ड्रग्स में प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ड्रग्स इन द सेंस यहाँ पर बात की जा रही है मेडिसिन की. जो प्रोसेस है उसको अच्छे से लिखा हुआ है कि किस तरह से जो प्लांट है उससे आप जो मेडिसिन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, फॉर द क्योर ऑफ एलिमेंट द एशियन इंडियन फिजिशियन रिलाइड चीफली ऑन प्लांट. कि किस तरह से जो इंडियन फिजिशियन थे वो प्लांट्स पर डिपेंड होते थे. संस्कृत में जिन प्लांट्स को औषधि कहा जाता था, ठीक है, वो ही मेडिसिन के लिए काम में आती थी. अब बात करें टेक्नोलॉजी के फील्ड की तो जो इंडियंस हैं सीम टू हैव बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशियन. तो इंडियंस को तो काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है जब सेंट्रल एशियन के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं. जो कनिष्क है वो ट्राउज़र पहनते थे, लॉन्ग बूट पहनते थे, है ना. जो स्टरअप है उसका भी यूज़ हुआ था, जैसे मैंने आपको बता दिया. जो स्टरअप है वो क्या होता था, जो घोड़े पे जब बैठते हैं तो जहाँ पर हम पैर रखते हैं तो वहाँ पर वो जो लोहे का सा बना होता है वो पैर रखने के लिए. द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लेदर शूज़ बिगेन इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो जो लेदर के शूज़ हैं वो भी इसी टाइम पीरियड में इंडिया में बनते हैं. कुशान कॉपर कॉइन इन इंडिया वर इमिटेशन ऑफ रोमन कॉइन, है ना. तो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते कॉइन होते थे रोमन से. जो गोल्ड कॉइन है इंडिया में वर स्ट्रक बाय द कुशान.
ठीक है। एंड वी हियर ऑफ 2 एम्बेसीज बीन एक्सचेंज बिटवीन द इंडियन किंग एंड द रोमन काउंटर पार्ट, ठीक है। तो एम्बेसीज होती थी जो बिटवीन में जो एक्सचेंज करवाती थी इंडियन किंग और रोमन का के बीच में, क्योंकि यहाँ से भी कुछ जो कॉइन है वो वहाँ के मिलते हैं और वहाँ पर कुछ कॉइन है जो इंडिया के मिलते हैं, ठीक है। एम्बेसीज वर सेंट फ्रॉम इंडिया टू द कोर्ट ऑफ रोमन एम्परर अगस्तस, तो यहाँ की जो एम्बेसीज हैं वो रोमन में जाती थी, जो रोमन एम्परर थे। एंड ऑल्सो द रोमन एम्परर ट्रेजन, वो भारत में आते थे। जो कांटेक्ट था रोम से एशियन इंडिया वो एशियन टाइम से ही रहा है। नई नई प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस की गई हैं, क्योंकि जब दो लोग आपस में मिलते हैं अलग अलग कल्चर की, तो नई टेक्नोलॉजी और नया कल्चर आपको देखने के लिए मिलेगा ही। वर्किंग इन अ ग्लास ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस। तो जो वर्किंग है, जो ग्लास की जो वर्किंग है इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में, मतलब जो शुरू की गई थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को नहीं पता था, इंडिया में उस टाइम तक ग्लास वगैरह की नॉलेज नहीं थी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो फॉरेन आइडियाज़ और प्रैक्टिस से ही सीखने के लिए मिलती है। इन नो अदर पीरियड इन एशियन इंडिया डिड द ग्लास मेकिंग प्रोग्रेस एज मच एज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो जिस हिसाब से यहाँ पर अभी जो ग्लास की जो नॉलेज थी, जो इंडियंस थे पहले उनको इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी कि इस टाइम पीरियड में आती है, जब वो फॉरेनर के आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस को देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ग्लास मेकिंग में प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी, जो किसी और पीरियड में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। ये नीचे क्रोनोलॉजी है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम सतवाना फेज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहीं पर ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अब हम नए लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर जो हमारा 21 है। जब तक के लिए थैंक यू।